नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टैक्सेशन चैप्टर को देखेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें लगभग हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी या फिर कोई अदर एग्जाम हो, वहां पे इस चैप्टर से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो बजट बनता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कैपिटल कंपोनेंट, एक रेवेन्यू कंपोनेंट। तो कैपिटल कंपोनेंट और रेवेन्यू कंपोनेंट, कैपिटल कंपोनेंट क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट को आय होता है या खर्च होता है वो कैपिटल कंपोनेंट में आता है, और जो डे टू डे बेसिस पे अगर गवर्नमेंट का जो भी खर्च और जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है और जो रिसिप्ट होता है, उसको रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में रखते हैं। रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में ही दो पार्ट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में वो जहां से गवर्नमेंट को आय होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट में रखते हैं, जहां से गवर्नमेंट का डे टू डे बेसिस पे खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में ही एक कंपोनेंट होता है टैक्स। ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इस तो बजट जब आप पढ़ेंगे तो उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स सिस्टम, जो बेसिकली दो टाइप से हम लोग देखते हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है। जैसे कि अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आपको 10,000 साल में इनकम टैक्स देना है, क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो 10,000 जब आपको इनकम टैक्स देना है तो ये इनकम आपको, ये जो टैक्स है वो आपके ऊपर हो रहा है और ये टैक्स भी आप ही से वसूला जाएगा। तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। तो इस टैक्स को भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस पर एक टैक्स लगता है, जो भी उसका कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इसको बाद में देखेंगे। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनी पे लग रही है, तो जो कंपनी पैसा प्रॉफिट कमाएगा उस कंपनी से ही वसूला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और दूसरे जगह से वसूल रहा है कोई अपना, मतलब कुल मिला के ये है कि आप जो टैक्स आप पे इम्पोज हो रहा है, आप अपने टैक्स को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आप ही से कलेक्ट किया जाएगा। तो इस टाइप के टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब कलेक्ट कहां से हो रहा है, उसका बर्डन कहां पे आ रहा है। इम्पैक्ट मतलब बर्डन किस पे आ रहा है, उसका बर्डन मतलब बोझ कहां पे आ रहा है, और उसका इंसिडेंस मतलब कलेक्ट किससे किया जा रहा है, कलेक्ट किससे किया जा रहा है। तो अगर ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं तो इस टाइप के जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो टैक्स सिस्टम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से डिराइव होता है। सारा कानून जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से डिराइव होता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे एक कंपनी से, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, एग्जांपल में क्या है कि अगर मान के चलिए एक कार आप खरीदने गए, तो कार का मान के चलिए 50 लाख का कार था, तो 50 लाख का कार आप लेके आए हैं, तो इसमें मान के चलिए 5 लाख रुपया टैक्स है। सपोज दैट इतना नहीं रहता, लेकिन सपोज दैट 5 लाख रुपया टैक्स था इसका। तो आप तो 50 लाख दे के आए और टैक्स इसमें इंक्लूड था, तो इसका मतलब टैक्स कौन पे किया? आप एज ए बायर, आप खरीद रहे हैं तो आप इस 50 लाख को पे किए हैं। लेकिन कलेक्ट गवर्नमेंट कहां से कर रहा है? आपसे नहीं कर रहा है। कहां से कर रहा है? जो कार बेचने वाली कंपनी है वहां से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग जगह पे है, इसलिए इस टाइप के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो जनरली इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जितने भी सैलरीड या जो भी आप कमा रहे हैं, आप खुद का इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग
इसमें कितने टाइप के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स तो अब जनरली जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है, ज्यादातर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे गवर्नमेंट के सारे जीएसटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स है जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत वेराइटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो हमेशा आता है एग्जाम में। तो आपको बस उसके टर्म्स याद रखने कि ये टैक्स है तो वो किस पे लगता है और उसका फीचर क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स पे हम लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं। उस टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 5 टर्म्स हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है सरचार्ज, और एक होता है सेस। इन 5 टर्म्स को टैक्स को समझने से पहले इन 5 टर्म्स को और हम समझेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं एक एक करके प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दैट एक 3 लोग हैं, एक पुअर पीपल है, पुअर है गरीब आदमी है जिसका 25,000 इनकम है, और एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास पर्सन है जिसका 3 लाख सैलरी है, और एक रिच पर्सन है, रिच पर्सन है इसका 30 लाख सैलरी है। तो पुअर पीपल को 25,000 सैलरी है तो इसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, इसको 5% टैक्स देना है और इसको 30% टैक्स देना है। मतलब जैसा जैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे उनके इनकम जैसा जैसा ज्यादा होते जाएगा टैक्स का परसेंटेज वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसको 0 रुपया टैक्स देना पड़ा, इसको जितना भी टैक्स देना पड़ेगा, इसको 30 लाख का 9 लाख इसको टैक्स देना पड़ा, ठीक है। इसका 15,000 रुपया हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादा जिसका सैलरी ज्यादा है उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। ये ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं, रिच पर्सन क्यों पे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इससे पैसा लेके और गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम चला सके। तो इन लोगों को जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टाइप के टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो रिग्रेसिव टैक्स का देखते हैं कि अगर रिग्रेसिव टैक्स हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर एक मान के चलिए एक बिस्किट है, 100 रुपए की बिस्किट है, तो 100 रुपए की बिस्किट को अगर ये पुअर पर्सन खरीद रहा है, इसमें जीएसटी अभी इंक्लूड है, मान के चलिए 10 रुपया जीएसटी इंक्लूड है, तो 100 अगर ये गरीब आदमी खरीदने आ रहा है तो इसको भी 10 रुपया पे करना पड़ रहा है, इसको भी 10 रुपया पे करना पड़ेगा इसका जीएसटी अगर ये बिस्किट खरीद के ले जाएगा, और रिच पर्सन को भी 10 रुपया खरीदना पड़ेगा। मतलब इस बिस्किट खरीदने में इसको भी 10 रुपया टैक्स देना पड़ा, इसको भी 10 रुपया टैक्स देना पड़ा और इसको भी 10 रुपया टैक्स देना पड़ा। इसका मतलब यह है, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब यह है कि इनकम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इनकम कुछ भी हो टैक्स जो है वो सबको बराबर देना पड़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स जो जनरली रिग्रेसिव टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जनरली रिग्रेसिव इन नेचर होता है, रिग्रेसिव जैसा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, सबको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कार खरीद रहे हो, कार कोई भी आदमी जाके खरीदेगा, इसमें से जितना उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है वो जीएसटी सबको पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप के टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये बोल दे कि सबको 10% का टैक्स देना है, चाहे उसका इनकम कुछ भी हो, तो 10% टैक्स सबको देना है। इसका मतलब अगर ये पुअर पीपल है तो 10% टैक्स देना है, तो इसको इस 25,000 कमा रहा है, इसका टैक्स कितना हो जाएगा, इसका टैक्स हो जाएगा 10% के हिसाब से। इसको कितना देना पड़ेगा, 3 लाख है इसका, तो इसका 10% के हिसाब से 30,000 रुपया, और इसको 3 लाख
10% के हिसाब से 3 लाख रुपया इतना देना पड़ेगा। सॉरी, तो 30,000 एंड 3 लाख ये। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में देखिए इनको इतना, जो गरीब आदमी है उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है, जो इनकम के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन इसमें पुअर पीपल को भी ज्यादा इसका जो इनकम है वो टैक्स में चला जाएगा। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा वर्स्ट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, जो सोशल इकोनॉमी वाले कंट्री होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस टाइप के सिचुएशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने की बात है कि अभी जब प्रोग्रेसिव टैक्स था तो इसको 9 लाख रुपया देना पड़ रहा था, अब जो रिच पर्सन है उसको 3 लाख रुपया देना पड़ रहा है। तो इस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। लेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सरचार्ज और सेस क्या होता है। तो सरचार्ज और सेस जो है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कोई रिच पर्सन है, उसको 50,000 टैक्स देना है, इनकम टैक्स। इसको इनकम टैक्स 50,000 देना है, लेकिन गवर्नमेंट बोला है कि इनकम टैक्स पे और क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा 10%। सरचार्ज 10% सरचार्ज लगेगा, प्लस सेस लगेगा 4%। तो इसका मतलब यह है कि 50,000 उसको देना ही देना है, प्लस सरचार्ज का जो पैसा है 10%, मतलब कि सरचार्ज क्या आता है? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो टैक्स पे ही एक टैक्स लगता है सरचार्ज, उसको बोलते हैं सरचार्ज, मतलब टैक्स पे ही लगता है। तो 10%, 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। और फिर इन दोनों पे लगता है सेस, मतलब इन दोनों पे इसका फिर 4% लगेगा, तो उसको बोलते हैं सेस। हम ये देखते हैं, ये जो 50,000 इनकम टैक्स आया रिच पर्सन का, जो रिच पर्सन था उसका जो आया, ये गया कहाँ पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाके फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये पैसा फिर बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि किसको कितना जाएगा। ये इनकम टैक्स का। ये जो सरचार्ज का पैसा है जो 5,000 आया, ये भी जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, लेकिन ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ओनली। ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड नहीं करेगा इस पे कि ये पैसा कहां जाना है, और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सेस का जो पैसा है वो जाता है पब्लिक अकाउंट में, और पब्लिक अकाउंट का पैसा गवर्नमेंट खर्च करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे वो, जहां चाहे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेस जो है वो स्पेसिफाई इसका मोटिव होता है कि किस लिए सेस लगाया जा रहा है। जैसे अभी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जैसे लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकता है सेस। तो जैसे वो उस पे शराब पे अभी कोविड सेस लगा दिया है, तो कोविड सेस का मोटिव क्या है कि जो भी कोविड में जो भी खर्चा आ रहा है, इस बीमारी से लड़ने में जो भी खर्चा आ रहा है, तो उसके लिए वो पैसा यूज होगा। जैसे स्वच्छता सेस आया था, एजुकेशन सेस होता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है। तो वो सारे जितने भी सेस होते हैं वो उसी स्पेसिफिक मोटिव पे ही खर्च होते हैं। लेकिन सरचार्ज जो होता है उसका कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता है, वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके नहीं लेता है कि वो किस पे खर्च करेंगे। वो ले लिया सरचार्ज, और उसके बाद वो उसको कहीं भी, हो सकता है वो अपने विदेश यात्रा पे कोई मूर्ति बनाने में, मंदिर बनाने में, कहीं भी खर्च कर सकता है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ खर्च करना चाहता है। एक बार 2018 के बजट में बस स्पेसिफिक सरचार्ज लगा था कि सरकार बोला था कि इंपोर्ट पे जो है वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, इसका मतलब क्या है कि हम ये जो यहां से जो पैसा इंपोर्ट ड्यूटी के पे जो सरचार्ज आएगा इंपोर्ट गुड्स पे, वो सरचार्ज जो है हम सोशल वेलफेयर स्कीम पे खर्च करेंगे। तो स्पेसिफाइड किया गया था। इसके अलावा और भी कोई भी जो सरचार्ज लगता है उसका स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता है कि वो कहां पे खर्च होगा, लेकिन सेस का स्पेसिफिक मोटिव होता है। ये दोनों अंतर है। सीएफआई में जाता है तो इसके लिए तो पार्लियामेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। पैसा खर्च करने के पहले पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग देख लिए सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है। सरचार्ज और सेस एक्स्ट्रा टैक्स है जो आपको टैक्स पे ही देना पड़ता है। इतना % आपको टैक्स लगा है
तो उस पर और एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा कि ये टैक्स जो है, और आपको उस पे टैक्स कितना देना पड़ता है। जनरली डायरेक्ट टैक्स में लगता है सरचार्ज प्लस जीएसटी में भी एक जीएसटी कंपनसेशन सेस आता है, वो जीएसटी में देखेंगे कि जीएसटी में क्या होता है जीएसटी कंपनसेशन से। अब हम लोग इसके बाद ना डिफरेंट टैक्स को देखते हैं, डिफरेंट डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है एक कॉर्पोरेशन टैक्स, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा कैपिटल गेन टैक्स, चौथा डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, छठा बाई बैक टैक्स, गूगल टैक्स, इसी में हम लोग एक गाफा टैक्स भी देखेंगे, फ्रांस का है। गाफा टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी। और एक देखेंगे हम लोग इसमें, और न्यूज में है एक एंजल टैक्स, एक और टैक्स देखेंगे हम यहाँ पे कौन सी टैक्स, इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स के ही वो उसमें है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक और टैक्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे पहला कि कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है। कॉर्पोरेट टैक्स को देखते हैं पहले। तो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स में से पहले समझने से पहले टर्म्स को समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। कि अगर कोई कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर ये 100 कार बनाता है मान के चलो, और एक कार की कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो इसका टर्नओवर कितना हो गया 100 करोड़। 100 करोड़ इसका टर्नओवर हो गया, लेकिन ये इसका प्रॉफिट नहीं है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स इस पे नहीं लगता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में इसको सैलरी प्लस और भी जितने भी इनपुट्स जो होंगे, रॉ मटेरियल, ये सारे चीज सप्लाई करने में, उसे मान के चलो 100 करोड़ बनाने में पहले उसको 50 करोड़ का क्या हो गया इनपुट कॉस्ट आ गया। तो अब कंपनी को कितना 100 मतलब नेट 50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये भी 50 करोड़ प्रॉफिट नहीं होता है, एक डिप्रेसिएशन टर्म्स आता है। डिप्रेसिएशन मतलब हार्स, मतलब कि और भी जितने भी जो मशीनरी खरीदा होगा या और भी जितने चीजें हैं, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस में भी कुछ पैसा जाता है हर साल, तो उस डिप्रेसिएशन कॉस्ट भी माइनस होता है। तो मान के चलिए इसमें से 5 करोड़ रुपया डिप्रेसिएशन में जा रहा होगा, या 10 करोड़ मान लेते हैं डिप्रेसिएशन में जा रहा है, तो नेट 40 करोड़ रुपया जो है वो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को। तो इस 40 करोड़ रुपया पे वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अभी पिछले इनकम टैक्स में जो है पिछले बजट में 2019 के बजट में जो है वो ऐसा था कि 400 करोड़ जो जिस कंपनी का टर्नओवर है, उसका टर्नओवर टोटल जितना सेल हो रहा है उसको टर्नओवर बोलते हैं। 400 करोड़ जो भी टर्नओवर होगा कंपनी का, उसमें जिस पे प्रॉफिट होगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पे उसको कितना परसेंट 25%, अगर 400 करोड़ से नीचे है तो 25%, और 400 करोड़ से ऊपर है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट टैक्स था। लेकिन फिर से क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री बहुत वो में चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी भी बहुत लॉस में चल रहा था, तो इसको फिर से खत्म करने के लिए फिर सितंबर में फिर से सीतारमन जो है वो फिर से बजट लाई और एक एक्ट पास की, और उसमें ये बोला गया कि अब टर्नओवर को छोड़ते हैं, अब कोई भी टर्नओवर है तो जो भी इंडियन कंपनी है उसको 22%
जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी टर्नओवर है उसका 22% उसको टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, जो भी हमें सेस और सरचार्ज पड़े तो इसमें सेस प्लस सरचार्ज दोनों देना पड़ता है, तो इफेक्टिवली 3.17% शायद इसमें सेस और सरचार्ज लगता है, तो टोटल 25.17% जो है वो उसको इफेक्टिवली टैक्स देना था। किसको? जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री थी उनको इतना टैक्स देना पड़ रहा था। फॉरेनर्स को कितना देना पड़ता है? 40% देना पड़ता है। फॉरेनर्स अगर यहाँ पे प्रॉफिट, फॉरेनर कंपनी है और यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, जो टर्नओवर कर रहा है, तो उसको उनको उनका कोई नहीं देखा जाता कि कितने करोड़ का टर्नओवर है। उनका जो भी टर्नओवर है, कुछ भी टर्नओवर हो, और उस पर जितना भी वो प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट पे उनको 40% का क्या देना पड़ेगा? कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग इनकम टैक्स देखते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल पे लगता है, जो भी सैलरीड पर्सन होंगे उन पे लगेगा। जो भी इनकम कर रहा है, मंथली इनकम, उस पे टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, पहले ये देख लीजिए कहां कहां से इनकम को जोड़ेंगे उसमें। तो एक तो सैलरी हो गया, दूसरा अगर आपका बैंक डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट, जो बैंक डिपॉजिट किए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इनकम में आएगा। या फिर कोई डिविडेंड मिल रहा है आपको, डिविडेंड मिल रहा है किसी शेयर से, तो वो भी आपके उसमें जमा होगा। पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से देना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो इनकम टैक्स में जुड़ के आता है। ये सारा चीज है जो, और भी कोई चीज है आपका जहां से अगर इनकम हो रहा है आपको, तो उसको भी इनकम में जोड़ेंगे और इस पे आपको टैक्स स्लैब बना रहता है, इनकम टैक्स स्लैब। तो उस स्लैब में जो जितना स्लैब में आएगा, जिसका जितना इनकम है उसके हिसाब से उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे पहले टैक्स था कि अप टू जो 5 लाख था, 2.5 लाख तक तो 0% था, 2.5 लाख तक 0%, फिर 5 लाख तक 5%, 2.5 से 5 लाख तक कितना, फिर 5 से 10 लाख तक 20% था, और 20 से 10 लाख से ऊपर 15 लाख, मतलब 5 लाख से ये 10 लाख से ऊपर वालों के लिए इतना, और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30%। इससे जो ग्रेटर होंगे उनको 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी फिर से 2020 के बजट में फिर से एक चेंज हो गया है, जिसमें यही है कि ये जो 5 लाख तक है, 2.5 से 5 लाख में 0% हो गया है। लेकिन ये स्लैब चेंज होके 5 से 7.5 लाख ये स्लैब बन गया है। फिर 7.5 लाख से 10 लाख, 10 से 12.5, और 12.5 से 15 लाख ये स्लैब बन गया है। इसमें आपको 5%, 10%, 15%, 20%, इसके ऊपर आपको 30%, 25% और 30% ऐसे करके है पर इनकम टैक्स का स्लैब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेस और सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। सेस एप्लीकेबल होता है, पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है, 4% सेस लगता है। और सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन वो केवल रिच पर्सन के लिए है, जिसका 50 लाख से ऊपर रहता है इनकम, उसको सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो ये इनकम टैक्स का ये क्राइटेरिया है। आपको एक और इनकम टैक्स का स्लैब देखना है तो आप और अच्छे से देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का क्या स्लैब है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स को देखते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स तो जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे इन द सेंस कि जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, तो कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है आपके पास। जैसे आप कोई बिल्डिंग 10 लाख का है और आप इसको बिल्डिंग 10 लाख का बहुत कम बिल्डिंग होता है, 30 लाख का समझ लीजिए, और इसको 50 लाख में बेच दिए तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 20 लाख का प्रॉफिट होगा इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट टैक्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉपर्टी है, वो आपको नहीं इतना नहीं जानना है कि कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, कितना उसका क्या मतलब प्रॉपर्टी कैसा है और
प्रॉपर्टी को आप कितने देर बेचने से पहले रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे लॉन्ग टर्म अगर आप 2 साल से ज्यादा रखे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। अगर 2 साल से कम प्रॉपर्टी रखे हैं उसको 2 साल पहले ही बेच दे रहे हैं उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये दोनों होता है। इसके बाद जैसे आपके पास ज्वेलरी है, पेंटिंग है, जो भी आपके पास कैपिटल है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको बेचने पे, शेयर है, बॉन्ड है, ये सारा चीज जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में शेयर, बॉन्ड, पेंटिंग, ज्वेलरी, बिल्डिंग और भी प्रॉपर्टी, लैंड बस नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें आता है, स्टेट गवर्नमेंट का वो लगता है उसमें, तो ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया। ये सारे प्रॉपर्टी को आप अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो जितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसको उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। उसके बाद एक आता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है? MAT। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें सरकार जो है, जो पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई भी मान के चलिए एक इंडियन कंपनी है, एक्स इंडियन कंपनी है, विजय माल्या की कंपनी मान लीजिए। अब वो क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हर बार वो लॉस दिखा रहा है। लॉस दिखा रहा है इन सेंस उसको अपने बैलेंस शीट में ऐसा मिसमैच करता है कि वो क्या करता है कि जैसे वो 50 करोड़ का टर्नओवर किया तो 50 वो जो इनपुट आप देखे थे कि इनपुट कॉस्ट जो लगा और जो डिप्रेसिएशन लगा, और अपने बैलेंस शीट को जो है वो ऐसा कर लिया कि उसको 0% प्रॉफिट हो रहा है। तो 0% प्रॉफिट हो रहा है, और हम जानते हैं कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो प्रॉफिट पे लगता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग कितना हो रहा है उस पे नहीं, टर्नओवर कितना है उस पे नहीं। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट 0% हो रहा है तो इसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, कोई टैक्स ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या किया है, बहुत सारी कंपनी ऐसे करने लगी थी, तो गवर्नमेंट क्या किया है कि एक पहले तो लगा था 18.5% का जो है वो टैक्स देना पड़ता था मिनिमम, कि इतना टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अभी जो 2019 में इस टैक्स को कम करके 15% कर दिया गया है कि अब जो MAT है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वो, तो इसलिए न्यूज में है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या है। जो कॉर्पोरेट टैक्स जिसको देना ही पड़ेगा, 0% प्रॉफिट दिखाने के बाद भी उनको कम से कम इतना % प्रॉफिट, तो इतना % प्रॉफिट वो देंगे किस पे? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो देंगे किसको, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो तो प्रॉफिट पे होता है। तो ये जो देंगे वो किस पे देंगे? एक बुक प्रॉफिट करके कॉन्सेप्ट आता है, बुक प्रॉफिट। आपको बुक प्रॉफिट क्या होता है नहीं जानना है, ये CA का एग्जाम नहीं है तो आपको पूछेगा नहीं। तो बुक प्रॉफिट होता है, जो बुक प्रॉफिट है उस कॉन्सेप्ट पे जितना वो डिसाइड किया गवर्नमेंट के बुक प्रॉफिट पे उसको कितना % हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बुक प्रॉफिट, उस पे वो 15% टैक्स से ले लेंगे। तो ये होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? तो डिविडेंड समझते हैं कि कोई भी शेयर आप खरीदे हैं और उससे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उस शेयर पे डिविडेंड मिलते रहेगा। तो डिविडेंड मिलते रहेगा इसका मतलब क्या है? DDT। डिविडेंड मतलब शेयर का कुछ, जो आप अगर 100 रुपए का शेयर लेके रखे हैं, 100 रुपए का शेयर लिए हैं और इस पे आपको हर महीने 20 रुपए का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20 रुपए का शेयर आपको, 20 रुपए का आपको प्रॉफिट 100 रुपए का शेयर खरीदने पे हो रहा है। तो ये तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये हर महीने आपको डिविडेंड आ रहा है, क्योंकि आप 100 रुपए का शेयर लेके रखे थे। तो क्योंकि जिसका शेयर लिए हैं उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंपनी को प्रॉफिट होने के कारण आपको भी 20 रुपया उस पे से मिल रहा है उस प्रपोर्शन में। तो इसलिए इस प्रॉफिट पे आपको पहले क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स पहले क्या होता था कि ये जो टैक्स होता था, ये जो शेयर कंपनियां होती थी जो इशू करती थी, वो कंपनी ही काट के, या आपको अलग से नहीं चुकाना पड़ता था। ये जो कंपनी जो जहां से आपको डिविडेंड आ रहा था वो डिविडेंड ऑलरेडी वहीं से कट जाता था। तो ये टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता था। लोग बोलते थे टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ये गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें डायरेक्ट टैक्स में लिखा हुआ है। इम्पैक्ट क्योंकि आप पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? जो शेयर खरीदा है उस पे पड़ रहा है, लेकिन कलेक्ट कहां से हो रहा है? जो शेयर इशू करता है कंपनी, जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहीं कलेक्ट हो जाता था, वहीं से कट जाता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट इस समय, क्योंकि जो बहुत सारे शेयर मार्केट और कॉर्पोरेट में देख रहे हैं बहुत रिसेशन चल रहा है, रिसेशन का टाइम है, इसलिए इस टाइप के टैक्स में छूट दिया गया है और बोला गया है कि ये जो
डिविडेंड को है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं कटेगा, इसको एबॉलिश कर दिया गया। और जो इसको प्रॉफिट हो रहा है इसको इनकम टैक्स, जो लोग क्योंकि पर्सन आप पी हैं, आपका तो आप जैसे सैलरीड, आपको सैलरी भी 50,000 रुपया मिल रहा है, प्लस आप जो सेविंग कर रहे हैं उससे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो शेयर से भी यहाँ से इनकम हो रहा है, प्लस यहाँ शेयर से भी जो 20 रुपए का आपको महीने में इसके प्रॉफिट से इनकम हो रहा है, ये 20 रुपया भी ऐड होगा। तो ऐसे करके जो आपका सैलरी बनेगा, मतलब इनकम बनेगा, इनकम अगर टैक्सेबल इनकम के अंदर है तो टैक्स, अगर टैक्स नहीं देना है आपको, 5 लाख से कम तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऊपर है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम टैक्स में ऐड होने लगा। जो अब पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था वो अब खत्म होके इनकम टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो आपके इनकम टैक्स में ऐड होगा, आप इनकम दिखाओगे तो आपको उसमें टैक्स लगेगा। तो ये होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी और बॉन्ड और शेयर मार्केट हम बताए थे वीडियो में कि बॉन्ड और शेयर मार्केट क्या होता है। तो उसमें सिक्योरिटी जो इशू होता है उसके ट्रांजेक्शन में जो सिक्योरिटी खरीदा और बेचा जा रहा है, तो खरीदने और बेचने में ही एक टैक्स लगता है। जैसे कि प्रोडक्ट बेचा खरीदा जा रहा है उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वैसे सिक्योरिटी के बेचने खरीदने के समय में सेल्स और परचेज में एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जैसे आप 100 रुपए का एक सिक्योरिटी शेयर या बॉन्ड के रूप में जिस भी फॉर्म में आप लिए हो, तो 100 रुपए में आपको मान के चलिए 2 रुपए इसमें टैक्स लग रहा होगा, तो आपको 102 रुपए का पड़ रहा होगा, जो भी हो। अगर 98 का है तो 100 रुपया में मिल रहा होगा। तो ऐसा करके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपका लगता है 2 रुपये। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। देखिए, एक शेयर मार्केट में ना 3 टाइप का टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक शेयर, जैसे शेयर खरीदे हैं आप, एक शेयर है आपका 100 रुपए का, मैं बताता हूं इसमें। तो शेयर मार्केट में जैसे पैसा आप लगाए हैं, तो एक शेयर मार्केट का जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा, जब आप परचेस करते जाएंगे, मान के चलिए 2 रुपया उसमें लग गया, 2 रुपया उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में लग गया। एक आपको जब इसमें प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अब इनकम टैक्स हो गया है, तो उसमें मान के चलिए 10 रुपया मिला आपको, डिविडेंड आ रहा था, प्रॉफिट जब आप इसको परचेज करके रखे थे तो इसको आ रहा था, तो ये आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया। 10 रुपया मान के चलिए ये हो गया, टैक्स देना पड़ गया। और उसके बाद फाइनल आपको एक और टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा? कैपिटल गेन टैक्स। जब इसको बेचेंगे, शेयर को बेचने जाएंगे, तो क्योंकि शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, मान के चलिए इस 100 रुपए के शेयर को आप 120 रुपए में बेच रहे हैं, फाइनली जब बेचने जाएंगे आप हो गया कि हम बेच देते हैं, तो ये 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 20 रुपए कुछ परसेंट आपको, मान के चलिए 5% इस पे टैक्स देना पड़ गया, तो 20 रुपए का 5% आपको कितना यहाँ पे और टैक्स देना पड़ जाएगा। तो 1 रुपया आपके और टैक्स देना पड़ जाएगा। तो टोटल 10 दोबारा 13 रुपए आपको फिर से टैक्स, ये शेयर पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग फॉर्म में जब आप उसको खरीद बेच रहे हैं, तो एक जब आप उसको प्रॉफिट वैल्यू पे बेचेंगे बाद में, तो जब बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो आपको कौन सा टैक्स लग जाएगा? इसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लग गया, यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया, और यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग गया। तो इन तीनों टैक्स को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि तीनों टैक्स होता क्या है। जब परचेज कर रहे हैं तो एसटीटी, जब आपको शेयर जब आप होल्ड करके रखे हैं और आपको मिल रहा है उसका डिविडेंड, शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें जो लगेगा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और जब आप फाइनली उस शेयर को बेचने जा रहे हो, फाइनल शेयर को बेचने जा रहे हो, तो उसका वैल्यू बढ़ा के, अगर उसको कम वैल्यू पे बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स, जैसे इसको 90 रुपए में बेचते तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर उसको प्रॉफिट बेच रहे हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक होता है बाईबैक टैक्स। बाईबैक टैक्स का मतलब क्या है कि अगर आप शेयर खरीदे हो और जो शेयर ये कंपनी है, इससे शेयर आप खरीदे थे, एक शेयर 100 रुपए का खरीदे थे और इसको फिर से वापस बेच देते हो, तो कंपनी जो शेयर वापस खरीद रहा है, तो कंपनी को फिर से शेयर खरीदने समय एक और टैक्स देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बाईबैक टैक्स। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप अगर शेयर बेच दिए हो तो आपका जो डिविडेंड आ रहा था वो तो अब आपके से शिफ्ट होकर कहां चला गया? कंपनी के पास चला गया, जो डिविडेंड और प्रॉफिट है। तो इसीलिए एक बाईबैक टैक्स के रूप में सरकार जो है वो डिविडेंड को ये डिविडेंड को ले लेता है, तो इसको बोलते हैं बाईबैक टैक्स। फिर से अगर शेयर को खरीद रहा है वापस कंपनी जो इशू किया है, तो उसको बोलते हैं बाईबैक टैक्स। नेक्स्ट है गूगल टैक्स। गूगल टैक्स क्या है? गूगल टैक्स को बताता हूं मैं।
बहुत सारी आजकल देखते हैं कि गूगल में जैसे सर्च किए तो गूगल के वेबसाइट में ऐसा कोई भी सर्च हो गया, कोई वेबसाइट आया तो इस बगल में ऐसे करके एक ऐड आ जाता है, गूगल ऐड आया करके बहुत सारी कंपनी में ऐड आ जाता है। तो इस ऐड पे जो गूगल है ये क्या कर रहा था, प्रॉफिट कमाता है, लेकिन ये प्रॉफिट को यहाँ पे प्रॉफिट में उसको टैक्स देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि ये बोल रहा था कि क्योंकि हमारा जो ये काम हो रहा है, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये जो हम ग्लोबल सर्वर हमारा दूसरे देश में है, हम वहां पे, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट वहां पे जा रहा है और वहां पे शिफ्ट करके, और वहां पे बोल रहे थे कि यहाँ पे हम कम इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट का टैक्स हम यहाँ पे नहीं देंगे। क्योंकि हमारा काम जो हो रहा है, ये जो ऐड का काम है, हम जो ये काम कर रहे हैं, हम इंडिया में ये काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इंडिया से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम यहाँ के ग्लोबल सर्वर दूसरे देश में है, वहां के ग्लोबल सर्वर से प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो इस कारण से गवर्नमेंट बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है, बहुत सारे DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी इंडिया बहुत कंट्री 80 कंट्री के साथ साइन किया है कि हाँ 2 जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक इंडियन तो क्या कर रहा है, फाइनेंस एक्ट 2016 एक नया एक्ट बना जिसके थ्रू इक्विलाइजेशन लेवी करके 6% का टैक्स गवर्नमेंट वसूल करने लगा, जिसको गूगल टैक्स बोलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आप ये कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि जो हम ये लेवी ले रहे हैं वो DTA के अगेंस्ट में है, या 2 जगह हम टैक्स वसूल रहे हैं, ये उससे परे होगा और आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी का नाम गूगल टैक्स दिया गया, या इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स भी बोला जाता है। तो ये गूगल जो एड कंपनियां है ना, गूगल जो है, गूगल जैसे गूगल डायरेक्ट नहीं कमाता, उसका एक सब्सिडरी कंपनी होता है गूगल एडसेंस करके एक कंपनी होता है, तो वो ये सब काम करता है। तो वो उसका ग्लोबल सर्वर क्योंकि दूसरे देश में है, इसीलिए बोलता है कि हम इस देश में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम तो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे करके प्रॉफिट देने से, टैक्स देने से बच जाते हैं। तो इस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं, गूगल टैक्स। इसी टाइप का एक टैक्स जो है वो फ्रांस लगाया था, गाफा, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न। तो ये चारों टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। फ्रांस बोला था कि आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट हमारे देश से कमाते हो, तो आपको बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रांस जो गवर्नमेंट है इससे इन चारों कंपनियों से पैसा वसूल रहा था। तो इसी टाइप से इसी को वो करके ये गूगल टैक्स भी इंडिया ने लेना स्टार्ट किया है। उसके बाद एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है? तो एंजल टैक्स जो होता है, एंजल पहले समझते हैं, एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी, जब कोई स्टार्टअप कंपनी ओपन किया है, कोई कंपनी ओपन करना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे? तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहते हैं, या फिर टाइम पास इन्वेस्टर्स होते हैं, एज अ हॉबी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। क्योंकि ये सीरियस इन्वेस्टर नहीं है, तो सरकार इस पे 30% का इनकम टैक्स लेता है। तो 30% का इनकम टैक्स लेता है, इसीलिए ऐसी कंपनियों को एंजल इन्वेस्टर से 30% का एंजल टैक्स लेता है, सॉरी। तो इनसे एंजल टैक्स वसूला जाता है, 30% एंजल टैक्स वसूला जाता है, जिससे कि सरकार जो है ऐसे लोगों को, मतलब डायरेक्ट ब्लैक मनी से व्हाइट मनी जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से पैसे गवर्नमेंट भी वसूल पाए। लेकिन इससे ये घाटा ये हो रहा है कि स्टार्टअप कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो उससे डिस्करेज हो रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे में 30% अगर यहाँ टैक्स जा रहा है, तो ऐसे में स्टार्टअप कंपनी को इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ये इशू चल रहा है कि जहां एक तरफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया चला रहा है और दूसरी तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है एंजल इन्वेस्टर से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी के समय में। इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं कि ये कैसे रिजॉल्व होगा, तो उस पर देखा जा रहा है। तो अभी हम सेंटर के द्वारा इतनी सारी टैक्स जो लगाई जाती है, डायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्स को, और जो GST इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है। कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, एक बार देखिएगा, और वीडियो को जरूर धीरे धीरे करके देखिएगा आप कि क्या क्या इन्वेस्टर, तो कॉपी में नोट भी कीजिएगा कि कौन कौन से टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए।
ओके, थैंक यू।